बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 8th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, रीड करते हैं अपनी एपिसोड। तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो इसे हर तरफ देख कर अब इसके कमरे की जानिब आया जहाँ वो बैठी अब तक अपने रसगुल्ले का दुख बना रही थी। हाँ, मैं यही हूँ। मुझ गरीब ने कहाँ जाना है? मुझसे तो कोई प्यार भी नहीं करता। इस घर में अपनी बात के एंड में इसने फिर से अपना पुराना डायलॉग मारा, जो इसका मोस्ट फेवरेट भी था। जब कोई इसकी बात नहीं मानता तो इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग से अपनी बात मनवाती थी। उठो, दिमाग ख़राब करना बंद करो, भूख लगी है मुझे, खाना गर्म करके दो। वो इसे गुस्से से डांटते हुए बोला। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में आकर ये सारे फतूर आते कहाँ से थे। वही तो कह रही हूँ, सबका दिमाग ख़राब करती हूँ मैं। बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं हूँ ना, इसलिए तो मुझसे कोई प्यार नहीं करता। हर वक्त हर कोई मुझ पर गुस्सा करता रहता। कोई जूता दिखाता तो कोई आंखें। जूते के बारे में तो अपनी माँ की बात करी थी और यकीनन आंखों पर इसने इसी को तसव्वुर किया था। इसके इस कड़वे तंज को पी गया क्योंकि इस वक्त वो बहस के मूड में नहीं था। वो नफ़ी में सर हिलाता नीचे चला गया था। रात के 10:30 बज रहे थे। वो अक्सर इसी वक्त घर वापस आया करता था। अब तो तय्यबा साई ने भी इसकी सारी जिम्मेदारी जाविश के नाजुक कंधों पर डाल दी थी। अब इसके वापस आने के बाद इसके खाने पीने का सारा काम जाविश के सर था, और वो ख़ुद भी जाविश से ही कहता था क्योंकि जाविश पर अपना पूरा हक समझता था। किचन की कुर्सी पर आकर बैठा तो जाविश इसके पीछे ही आती इसके लिए खाने का सामान निकालने लगी। लेकिन फ्रिज खोलने पर इसे जो चीज़ सामने नजर आई, इसे देखकर खुशी से इसका मुंह खुल गया। या अल्लाह, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, ये हकीकत है ना? वो पूरा बड़ा सा शीशे का बाउल बाहर निकालते हुए बेयकीनी की कैफियत में थी। इसने फ़ौरन बाउल निकाल कर बाहर काउंटर पर रखा। खुशी से इसकी आंखें चमक उठी थी, जबकि साहिर साईं इसके बच्चों जैसी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन वो कितनी ही खुश क्यों ना, वो बिल्कुल इरादा नहीं रखता था इसे बताने का। ये रसगुल्ले वो खुद लेकर आए। या अल्लाह, किसको तरस आ गया मुझ पर? मैं कसम खाती हूँ, जो कोई भी हुआ ना, मैं इसका मुँह चूम लूँगी। वो आसमान की तरफ देखती लम्हे में इसके दिल के सारे तार छिड़ चुकी थी। ओए होए, वो तो रटियाँ बढ़िया बढ़िया कसमां नहीं चुकनियाँ चाहिए, तू ते गई। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठा इसके पीछे आ रुका। कुछ भी मत बोल दिया करो मासूम लोमड़ी, क्योंकि कुछ काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ये काम मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए, इसका रास्ता रोकते हुए वो इसके बेहद करीब आ गया था। जाविश ने घबराते हुए इसे देखा। वो इसके इतने पास आ गया था कि इसके परफ्यूम के साथ मिली जुली सिगरेट की स्मेल से बेचैन करने लगी। कौन सा काम? इसने घबराते हुए पूछा। इसका इतने पास आना बेवजह तो नहीं था। मुंह चूमने का काम। अभी तुमने ही तो कहा जिसने भी ये रसगुल्ले तुम्हारे लिए फ्रिज में रखे तुम इसका मुंह चूम लोगी। अब क्या तुम्हारे लिए मेरा मुंह चूमना आसान है? वो इसे देखते हुए सवाल कर रहा था। क्या क्या मतलब? वो बेहद घबराती हुई मिनमिनाई थी, जबकि इसका मतलब को मतबल कहना साहिर से आगे घनी मूँछों के नीचे अनाबी लबों पर तबस्सुम बिखेर गया। मतलब ये कि अब तुम्हें अपना कहा करके दिखाना होगा। इसकी कमर में हाथ डालता वो इसे अपने बेहद करीब खींचते हुए बोला, जबकि इसके अंदाज पर जाविश की सिट्टी गुम हो गई थी। वही तो बंदा पहले एडे बड़े बड़े बोल ना बोले। वो इसके बेहद करीब खड़ा था, इतना करीब कि इसकी सांसों का सर्दपन भी वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसका इतना पास आना इसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। साहिर साईं। इसके मज़ीद करीब होने पर फासला बनाती दूर होने लगी थी कि अचानक साहिर ने इसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब खींचा। वो लम्हे में इसकी बाहों में आई समाई थी। इसका बदन लरस रहा था जैसे ठंडी हवा से कोई पत्ता लरसता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों काँप रही हो? तुमने ही तो कहा था कि जिसने रसगुल्ले फ्रिज में रखे तुम इसका मुंह चूम लोगी। तो अब यूँ मुझे हैरानगी से क्यों देख रही हो? अब जो कहा इस पर अमल करो। वो इसे देखते हुए हुक्म दे रहा था। मुझे लगा अम्मा साईं। वो कपकपाते लहजे में अपना जुमला मुकम्मल करने की कोशिश कर दी। ये तो तुम्हें कसम खाने से पहले सोचना चाहिए था, इसलिए मैं कहता हूँ बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो, नहीं तुम्हारी ज़ुबान तो कभी काबू में नहीं रहती। अब अपना कहा सच करो। मैं इसके मज़ीद नज़दीक होने लगा, जबकि वो घबरा कर इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसका खुरदरा हाथ का लमस अपनी कमर पर महसूस करती काँप रही थी, और इसका ये बेवजह डरना कांपना साहिर साईं को गुस्सा दिला रहा था। अब इसकी फरमाइश इतनी भी बड़ी ना थी कि वो इसकी बाहों में आते कांपना शुरू कर देती, और वैसे भी ये बात तो इसने खुद अपने मुंह से कही थी। माँ सदके चली जाए, तेरी फरमाइश तो बिल्कुल ही निकी मिकी है। कौन सा इसने खुद को इसको बोला था कि वो इसे किस करे? वो तो खुद ही कसम खाकर बैठी थी। साहिर साईं तो सिर्फ इसकी कसम पूरी करने में इसकी मदद कर रहा था। काल तो सही है वैसे, मासूम तो बहुत है साहिर साईं। लेकिन मैं ये लेकिन सुनने के मूड में नहीं हूँ। लड़की, अपनी कसम पूरी करो, तुम्हारे साथ मैं भी गुनाहगार हो जाऊँगा। एक तो बिना सोचे समझे तुम्हें कसम खाने की बड़ी बुरी आदत लगी हुई है, अब अपनी वजह से मुझे भी फिसला दिया तुमने। क्या तुम्हें नहीं पता? कसम खाना एक बहुत बुरी आदत है। जो कसम खाता वो भी गुनाहगार होता है, जिसकी वजह से कसम खाता वो भी गुनाहगार होता है। अब अगर मैंने तुम्हारी कसम पूरी नहीं की तो मैं भी गुनाहगार हो जाऊँगा, इसलिए मुझे मज़ीद गुनाहगार मत करो, अपनी कसम पूरी करो। वो इसके नज़दीक झुकता हुआ एहसान करने वाले अंदाज में बोला।
इससे पहले कि जाविश इसे रोकती, वो इसके नाजुक गुलाबी लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। लम्हे की देर न करते हुए इसने पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन साहिर को इसकी बात बिल्कुल अच्छी न लगी। इससे पहले कि वह चेहरा फेरती, साहिर साइन इसके बालों में हाथ डालते हुए इसे अपने बेहद करीब कर लिया और एक बार फिर से इसके लबों को अपनी लबों की कैद में ले लिया। इसकी सांसों की खुशबू को खुद में उतारते हुए मदहोश होने लगा था, जबकि इसकी सांसों में शामिल सिगरेट की स्मेल जाविश की सांस रोक रही थी। मुझे वो हर काम बुरा लगता है जो मेरे साथ या मेरी मलकियत के साथ मेरी इजाज़त के बिना किया जाता है। जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा, क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो और तुम्हें कोई हक़ नहीं बनता कि तुम मेरी मलकियत को मुझसे दूर करो। आंदा ये बात याद रखना। इसके माथे पर शिद्दत से भरपूर अंदाज में लब रखता वहीं से पलट गया, जबकि जाविश वहीं खड़ी थर-थर काँप रही थी। इसके साथ ये हुआ क्या था, वो समझ नहीं पा रही थी। इसके लबों पर अब तक इसका शिद्दत से भरपूर लमस बाकी था। वो रसगुल्ले वहीं छोड़ती जल्दी से अपने कमरे में जा बंद हुई थी। तो रोटी कौन देगा साइनू? इसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इसे देख रहा हो। इसके बाजू में पड़ी वो इसके चेहरे की जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। इसे लग रहा था बंद आंखों से इसे देख रहा है। इसने चोर निगाह उठाकर इसके चेहरे की जानिब देखा। वो इसे बाहों में कैद किए गहरी नींद में था। वो सचमुच में सो रहा था। इस बात का यकीन करने के लिए इसने अपने मरमरी हाथ की नाजुक उंगली आहिस्ता से इसके गाल पर रखी। इसे कोई रिस्पॉन्स ना मिला, वो ऐसे ही सो रहा था। दारम साईं, आप सच्ची में सो रहे हैं क्या? इसने इसके कान के करीब बेहद आहिस्ता आवाज़ में कहा। इस बार भी कोई सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब क्या आप सच में सो रहे हैं? आपको पता है आप सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं? सच्ची में, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप सच में बहुत प्यारे हैं। और आपके इतने प्यारे होने की वजह से मैं यानी आपकी बीवी आपको इनाम देने जा रही है। आपको पता है मैं आपको क्या इनाम देने जा रही हूँ? कैसे पता होगा? मैं बताऊँगी तो पता चलेगा ना। वो इसके बिल्कुल करीब अपनी धुन में इसके चेहरे को देखते हुए बोल रही थी, जबकि दारम को गहरी नींद में महसूस करके वो बेहद खुश थी। तो अब आप तैयार हो जाए, आपको आपका गिफ्ट मिलने वाला। लेकिन अफसोस कि जब आप जागेंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया। खैर ये तो आपकी बैड लक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे देखते हुए अफसोस से बोली और आहिस्ते से इसका चेहरा अपने नाजुक हाथों में थाम कर ज़रा सा ऊंचा कर चुकी थी। इसे कुदरती बहुत हुस्न से नवाजा गया था। इसकी वजाहत लफ्ज़ों की मोहताज ना थी। वो बेहद हसीन शख्स इसके नसीब में लिख दिया गया था। इसने बेहद नरमी से गैर महसूस अंदाज में इसके माथे पर अपने नाजुक लबों को रखा और फिर अपने हाथों से इसकी मूंछों के नीचे नाभि लबों को छूने लगी। बहुत हिम्मत करने के बावजूद भी वो ना कर सकी जो करना चाहती थी। ओहो दारम साईं, आप तो बिल्कुल फ्री हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके सीने में अपना आप छुपाती वो शर्मा कर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, जबकि इसकी सारी बातों पर खामोश रहने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी मुस्कुरा दी। इसके हसीन सरापे को वो आहिस्ता से अपने हसार में कैद कर गया। दूर को लगा कोई इसे नींद में अपने हसार में ले चुका है, जबकि वो भी इसे तंग करने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो चाहता था कि ऐसी कर्म नवाजियाँ आगे भी होती रहें, लेकिन इसका ये नया अंदाज़ दारम साईं के दिल में हलचल ज़रूर पैदा कर गया था। इसे अच्छा लगा था इसका तरीका अपनी मोहब्बत जताने का। वो खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं करती थी, लेकिन इसके नींद में होने का सोचकर वो इसे बेहद खुश करती थी। इसकी यही अता तो इसे पागल करती थी। आज वो अपने मासूमाना अंदाज में इसने दारम साईं को मज़ीद अपना दीवाना बना कर दिया था। ये क्या है सनान साईं? वो फ्रेश होकर बाहर आई तो अचानक सनान साईं ने शरारत से आ भरी, जिस पर वो शर्मा कर नजरें चुराती आईने के सामने आ रुकी। जब नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे टिकट पर पड़ी। ये हनीमून के ट्रिप के टिकट से जाना, मैं लेकर जा रहा हूँ तुम्हें इस जालिम समाज से दूर, जहाँ कोई हम एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा, जहाँ मैं होऊंगा, तुम होगी और नारायण कागान के खूबसूरत नज़ारे। इसे अपने हसार में लेते हुए इसे बताकर इसके चेहरे की रौनक देखने लगा। क्या सच में हम नारायण और कागान जाने वाले? या अल्लाह, आपने पहले क्यों नहीं बताया? खूबसूरत पहाड़ पर बहते झरने, कितनी खूबसूरत जगह है वहाँ। हाय कितना मज़ा आएगा। हम कब जा रहे हैं? वो खुशी से इससे पूछने लगी। हम बहुत जल्द जा रहे हैं जाना, बल्कि कल शाम को हमने यहाँ से रवानगी करनी है और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर तुम अपनी सारी मनपसंद जगह घूम पाओगी। जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा वहाँ ले जाएगा तुम्हारा आशिक तुम्हें। इसकी गर्दन पर बेसाख्ता अपने लब रखते हुए मजीद इसे खुद में कैद करने लगा। इसके इरादे जानकर जरनीश ने फ़ौरन फासला कायम किया, जिस पर सनान ने इसे घूर कर देखा था। वो एक दूसरे के बेहद ये फासला बनाना बंद करो बेगम। मैं जब तक चेंज करके आता हूँ तब तक मेरा इंतज़ार करो। बाकी बातें हम एक दूसरे के बेहद करीब करेंगे। वो बात की जानिब इशारा करते हुए शरारत से बोला तो जरनीश ने मुस्कुरा कर नज़रें चुरा ली। उसकी शरारती नज़रों से बुरी तरह से घबरा जाती थी, तभी तो इसे मज़ीद तंग करता था। इसे छोड़कर वो चेंज करने गया ही था कि पीछे इसका फ़ोन बजने लगा। पता नहीं सनान साईं को कितना वक्त लगेगा। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जबकि बार बार बजता फ़ोन इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। इसने इसका मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो नंबर सेव नहीं था। जो भी कोई है इसे बता देती हूँ कि सनान साईं मसरूफ़ है, बाद में फ़ोन कर ले। मुसलसल छठी बार फ़ोन बजने पर इसने फ़ोन उठाने का फैसला किया। इसने यस का बटन प्रेस कर किया। फ़ोन कान से लगाकर सलाम किया था कि पीछे से अचानक किसी ने फ़ोन छीन लिया। इसने घबरा के पीछे मुड़कर देखा तो सनान इसके पीछे खड़ा था। इसके हाथ में मोबाइल था। वो जल्दी से मोबाइल फ़ोन बंद करता मोबाइल बेड पर फेंक चुका था। क्यों उठाया तुमने फ़ोन? खबरदार जरनीश, जो तुमने मेरी पर्सनल कॉल अटेंड की। मुझे इस चीज़ से नफरत है। कुछ चीज़ों के लिए मैं किसी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
हर चीज़ की एक अलग जगह, और मेरे मोबाइल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। खबरदार जो आज के बाद तुमने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया। सनान साईं वो बार बार कॉल 1000 बार आए तब भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इसके परेशानी से कहने पर वो इसकी बात काटते हुए बेहद गुस्से से कर जा। मेरे फ़ोन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस पर कॉल आई या किसी का मैसेज है, मैं तुम्हें देखने की इजाज़त नहीं देता। आई मेरी बात तुम्हें समझ में? वो अब भी बेहद सख्ती से बोल रहा था। जी। जरनिश ने भीगे लहजे में बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा किया। सनान का यूँ गुस्सा होना इसे बुरी तरह से हर्ट कर गया था। इतनी ज़रा सी बात पर इतनी सख्ती से कोई भला कैसे डांट सकता है? जबकि सनान से मज़ीद कोई भी बात किए बिना वहाँ से नीचे चला गया। जबकि जरनिश को इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। शादी के तीसरे दिन वह सनान साई से इस तरह की उम्मीद तो हरगिज़ नहीं करती थी। चवल जिया इसका दिल अब तक थक थक कर रहा था। साहिर साईं की गुर्बत ने इसे सारी रात सोने न दिया। इसका इतने पास आना और फिर इसकी इस हरकत ने इसे घबराहट का शिकार कर दिया। इसका दिल पूरी तरह से लरस रहा था। इसने जिस तरह से अपनी शिद्दत का लमस इसके लबों पर छोड़ा था, इसे तो सोचकर ही खुद से शर्म आने लगी थी। इसने जिस तरह से इसकी कमर को कैद करके अपने करीब किया था, इसके हाथ का लमस अब तक अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब सना अंदर दाखिल हुई, वो भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन आज जब पुप्पो साईं वापस की तो वो काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। क्या बात है लड़की, तुम इतनी खामोशी से शराफत से बैठी हो? खैर तो है? वो एक नज़र से देखती हुई सवाल करने लगी। जाविश को यूँ बैठना कोई छोटी सी बात तो ना थी। सना दी, फ़र्ज़ करें अगर कोई आपके लिप्स पर, छोड़ो यार मैं भी मूड में नहीं हूँ ब्यूटी टिप्स देने के। बात ख़त्म करते इसके करीब से उठने लगी जब जाविश ने अचानक इसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं ब्यूटी टिप्स नहीं मांग रही, ये कह रही हूँ कि अगर कोई आपके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? कहाँ से देखा तुमने ये सब कुछ? सना बेहद गुस्से से इसकी बात काटते हुए पूछने लगी। देखो मेरी जान, हर चैनल मत देखा करो, खासकर इंडियन और इंग्लिश चैनल तो बिल्कुल बंद करवा देने चाहिए। इस केबल नेटवर्क से बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं। और ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। इसे किस करना कहते हैं? सब करने से लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। ओए होए, वो इसे ढके छुपे अल्फाज में समझाने लगी। क्या मतलब? किस करने से बेबी हो जाता है? वो हैरानगी से देखते हुए पूछने लगी तो सना ने हाँ में सर हिलाया। जिस पर जाविश की बोलती बंद हो चुकी थी, दिमाग पे बस एक ही सोच सवार थी, क्या वो प्रेग्नेंट है? ओए होए। दारम साईं जाके ना साहिर साईं को पूछते न दसेगा वो फिर चंगे तरीके ना। दारम साईं के उठने से पहले ही वो तैयार होकर नीचे आ गई थी और इसे जगाने की गलती इसने हरगिज़ नहीं की, क्योंकि वो जान चुकी थी दारम साईं रोमांस के मामले में कुछ ज़्यादा ही आगे, और वो इस चीज़ में इसका मुकाबला हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी दारम साईं की शिद्दतों का मुकाबला करना इसके बस से बाहर है। कुछ मामलों में सिर्फ अपने दिल की सुनता था। वो नीचे आई तो बाबा साईं ने इसे अपने पास बुला लिया। और बेटा साईं, ये टिकट्स रात को आ गए थे। सनान साईं तो अपने टिकट ले गया, लेकिन दारम साईं आया नहीं, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया। आज शाम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना, तुम और दारम साईं कश्मीर रवाना होने वाले हो। मैंने सोचा कि शादी के बाद थोड़ा एक दूसरे के साथ घूम फिर कर अच्छे से एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, अपनी आने वाली नई ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ और खुश रहो। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारा बाप जीता। वो इसे अपने सीने से लगाते बेहद मोहब्बत से बोले तो वो भी खुशी से इनके हाथ से टिकट लेने लगी। मैं दारम साईं को बता के आऊँ? न जाने कि उसे दारम के साथ जाने का सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ जाकर बता के आओ। इसकी खुशी देखते हुए मुस्कुराकर बोले तो वो जल्दी से खुशी खुशी अपने कमरे की जानिब जाने लगी। दूर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो दारम को आईने के सामने खड़े अपने भीगे बालों को तौलिए से पोंछते देखा। इसके कसरती वजूद पर कोई शर्ट नहीं थी। इस वक्त वो तौलिया ट्राउज़र में मलबूस था। इसे जागते देखकर नूर को और भी ज़्यादा खुशी हुई। वो तकरीबन भागते हुए इसके पास आई थी। इसके बच्चे जैसा अंदाज देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराता इसे अपने बाहों के मजबूत हज़ार में कैद कर चुका था। जानम साईं, इतनी खुशी किस बात की है कि आप खुद मेरी पनाहों में चली आई हैं? इसे खुद में कैद करते हुए बेसाख्ता इसके रुखसार पर अपने लब रख चुका था। इसे इतने करीब महसूस करते हुए इसे एहसास हुआ को बिना शर्ट के खड़ा। उफ़ दारम साईं, आपने कपड़े तक नहीं पहने? वो इससे दूर होते हुए बोली, लेकिन दारम ने इसे खुद से दूर ना जाने दिया, जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। तो जानम साईं, हम में कौन सा कोई पर्दा है कि तुम्हारे सामने कपड़े पहनना ज़रूरी होंगे? इसे अपने बेहद करीब किए हुए इसे तंग करने लगा। हाँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कमरे में नंगे घूमेंगे, कम से कम बंदा शर्ट तो पहन लेता है। कोई ज़रूरत नहीं अपने सिक्स पैक्स की नुमाइश करने की। इसके सीने पर हाथ रखे वो खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि इसके अंदाज़ इन बातों पर वो सिर्फ मुस्कुराया जा रहा था। मैं कौन सा पूरी दुनिया के सामने नुमाइश करूँ? ये नुमाइश भी सिर्फ तुम्हारे लिए जानम साईं। इसके चेहरे को ऊपर करते हुए शिद्दत से भरपूर अंदाज में इसके लबों को अपने लबों से चूमता, इसे मज़ीद खुद में कैद करता अपने सीने में छुपा गया। हम कश्मीर जा रहे हैं जनाब, घूमने के लिए, उसे टिकट दिखाते हुए बोली, जबकि इसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुराया था। हाँ जानम साईं, मैंने ऑर्डर करके मंगवाए थे टिकट्स, लेकिन मुझे लगा तुम कश्मीर की बजाय कहीं फ़ॉरेन कंट्री जाना पसंद करोगी हनीमून के लिए, लेकिन मुझे कश्मीर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ही चाहता हूँ कि हम हनीमून के लिए कश्मीर जाएँ, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भी यही चाहती हो। इसका चेहरा अपने हाथों में लिए बोला तो दूर ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया, जिस पर दारम ने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर लब रखे। अच्छा चले अब नीचे चलते हैं, वो इसका हाथ थामते हुए बोली। थोड़ी देर के बाद चलते हैं, इसे अपनी बाहों में लिए अपने करीब करता प्यार से बोला और इसके लबों पर झुकने लगा कि अचानक दूर का फ़ोन बज उठा। जब तुम मेरे पास होती है फ़ोन बंद रखा करो।
कॉल काटो, वो सख्ती से बोला। मॉम का फ़ोन है। वो स्क्रीन की जानिब देखते जैसे इसे माजरत कर रही थी, लेकिन दारम को इसकी बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। तभी तो इसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए अगले लम्हे से ज़मीन पर पूरी शिद्दत से फेंक चुका था कि अब फ़ोन टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अपनी मॉम को बोल देना कि अब वो तुम्हें मेरे फ़ोन पर कॉल किया करें, क्योंकि मेरे शौहर को मेरी वजह की बेवजह की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। इसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करता और बिना इसे कुछ भी कहने का मौका दे इसके लबों को अपनी लबों की दस्तरस में ले चुका था। इसकी सांसों में अपनी सांसें जज़ब करता हुआ इसे अलग हुआ। नूर हैरानगी से ज़मीन पर पड़े अपने फ़ोन को देख रही थी। आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया? वो बेयकीनी से इसे देखते हुए बोली, जबकि इसकी नज़रों में खुमार देख वो नज़रें चुरा गई। हाय अल्लाह, फ़ोन तो वाकई बहुत गलत होया। दारम साई ने उस गल ते चंडा पान दिया, सीधा फ़ोन ही फाड़ के तोड़ दिता। भाई बंदा अपनी जगह, फ़ोन अपनी जगह। वो मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा था और मुझे तुम्हारे अपने दरमियान कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो बिना शर्मिंदा बोला तो नूरी से घूर कर रह गई। क्या मतलब है आपका? वो बेजान सी चीज़ हम दोनों के दरमियान कहाँ से आ रही है? मैं अपनी मॉम से रब्ता करना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ और आपने फ़ोन ही तोड़ दिया। इसे सचमुच में दुख हो रहा था। अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके तुमसे बात कर लेगी, लेकिन हनीमून ट्रिप के दौरान मैं किसी तरह की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी मॉम को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हारे आसपास कहीं हूँ, इसी वक्त फ़ोन करने लगती है और मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आता है। हनीमून से वापस आने के बाद मैं तुम्हें मोबाइल ले दूँगा, लेकिन वहाँ तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर रहना चाहिए। इसलिए अपनी मॉम को समझा देना कि हनीमून ट्रिप के बाद वो तुम्हें फ़ोन कर सकती है, लेकिन सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दौरान। आई मेरी बात समझ में? अब तुम पैकिंग करो, तब तक मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। आज शाम हमें यहाँ से निकलना। और आहिस्ता से इसका गाल थपथपाता अपना गुस्सा इसके लबों पर निकाल कर वो तो नीचे जा चुका था, जबकि दूर अपनी ज़मीन पर बैठी अपने मोबाइल के टुकड़े इकट्ठे कर रही थी। मोबाइल की क्या गलती थी? इस बेचारे को क्यों तोड़ा? अगर इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी तो बता देते मुझे, मैं फ़ोन बंद करके रखती थी। तोड़ने की क्या तुक बनती थी? या अल्लाह, मेरा बेचारा फ़ोन, अब मैं हनीमून पर जाकर पिक्चर्स कैसे लूँगी? दारम साई को तो एहसास तक नहीं है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने। सही गल्ला, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली दारम साई। ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कोई ऐसा करता है क्या? इतने नन्हे से मोबाइल का क्या कसूर था जिस पे इतना गुस्सा निकाल दिया? क्या क्या सोचा हुआ था मैंने कि वहाँ खूबसूरत नज़ारों में जाकर खूब इंजॉय करूँगी। ये क्या हो गया? वो अपने मोबाइल को देखती अफसोस से बोली। वो जर्निश को डांट कर कमरे से बाहर चला गया। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इस मसले का हल चाहता था। इसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर कॉल की। क्या मसला है तुम्हारे साथ मुस्कान? क्यों बार बार मुझे फ़ोन करके तंग कर रही हो? क्या तुम्हें एक बात मेरी बात समझ में नहीं आती कि मैं तुमसे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता? दिमाग ख़राब करके रखा हुआ तुमने। गलती होगी मुझसे तो तुम जैसी लड़की से ताल्लुक़ जोड़ा। बख्श दो मुझे खुदारा। जीने दो मुझे। दूसरी बार तुम्हारा फ़ोन नहीं आना चाहिए। अगर अब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मुझे मजबूरन आकर तुम्हें समझाना पड़ेगा। वो बेहद गुस्से से बोल रहा था। जब इसे दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, इसकी एक बात सुनने के बाद इसने एक नज़र हवेली के दरवाजे की जानिब देखा। मैं वहाँ नहीं आ सकता मुस्कान, मेरे अपने हज़ार मसले हैं। आज मैं जर्निश को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। इस पर वो गुस्से से बोला, जबकि दूसरी तरफ से मुसलसल से बुलाया जा रहा था। मुस्कान, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। जब मैं तुमसे कह चुका कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहता, तो तुमसे मिलने का क्या मतलब है? केड़ा ताल्लुक आ? सानू भी दस दे भाई। केड़े हर टाइम तेन मिर्चा लगी रहंदियां? मैंने तुमसे कहा था कि पाकिस्तान मत आना, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आ गई और अब यहाँ आकर तुम मेरे लिए अच्छा खासा मसला खड़ा कर रही हो। अगर हवेली में किसी को पता चल गया तो तुम नहीं जानती कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। मुस्कान, प्लीज़ मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके वापस चली जाओ। प्लीज़ मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो भी जज्बात हैं सबको यहीं पर दफना दो। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है जैसा तुम चाहती हो। मैं शादी कर चुका और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्निश के साथ बहुत खुश हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मुस्कान, तुम बार बार एक ही बात की ज़िद क्यों कर रही हो? दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद वो ज़रा सख्ती से बोला। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस मुलाकात के बाद तुम वापस चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। और जहाँ तक हमारे ताल्लुक़ की बात है, मैं जितना जल्दी हो सके इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दूँगा। खुफिया ब्याह तो नहीं किया होया? ठीक है, मैं आता हूँ तुमसे मिलने के लिए, इसने फ़ोन रखते हुए कहा। इसका इरादा वापस अपने कमरे में जाकर जर्निश को मनाने का था, लेकिन अब वो मुस्कान से भी वादा कर चुका था वो इससे मिलने आने वाला है। अगर वो जर्निश को मनाने के लिए जाता तो इसे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता, फिर वो मुस्कान से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाता। इस वक्त मुस्कान को सबसे छुपा कर रखना ही इसके लिए बेहतर था। अगर मुस्कान अपना कहा सच कर दिखा दी तो इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। जर्निश इसके लिए कोई मसला नहीं थी, बल्कि वो इसकी मोहब्बत थी, लेकिन मुस्कान इसके लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी कर सकती थी। इसे यकीन था कि अगर मुस्कान वापस ना गई तो सब कुछ भी गुजर जाएगा और अब अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ भी ख़राब नहीं होने दे सकता था। इसलिए मुस्कान को वापस आने बेहतर था। इस वक्त गुजरने से ज़्यादा मुस्कान से मिलना ज़रूरी था। इसलिए वो बिना अपने कमरे में गए वहीं से मुस्कान से मिलने के लिए निकल गया। क्या मुझे सनादी को बता देना चाहिए मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो अपनी सोचों में गुम न जाने कहाँ खोई हुई थी। हाँ, बता देना चाहिए, वही तो मेरी मदद करेंगी। खुद से पूछे के सवाल का जवाब इसने खुद ही दिया। लेकिन अगर उन्होंने किसी और को बता दिया तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं बताती इनको। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इन्होंने तो रूसा की बर्थडे पार्टी वाली बात भी सबको बता दी थी कि मैं मिलाद पर नहीं बल्कि इसकी बर्थडे पार्टी पर गई थी। ये पार के काबिल नहीं है। मुझे किसी और को अखबार में लेना होगा, लेकिन किसको? इसने अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाए। नूर?
सबके बारे में सोचते हुए से नूर का ख्याल आया तो इसकी आंखें चमक उठी। हाँ, मुझे नूर से बात करनी चाहिए, इसे ही सब कुछ बता देती हूँ, वो मेरी मदद कर सकती है। इस मामले में सना दी पर बिल्कुल ही ठीक यकीन नहीं किया जा सकता, ये मुझे फंसा देंगी। वो वहीं बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। कभी कभी मुझे लगता है जाविश तुम्हें बीमारी होगी, जब से तुम्हारा निकाह हुआ तुम खुद से बातें करने लगी हो। अगर तुम्हें हर वक्त किसी से बातें करनी तो मुझसे कहो, मैं साहिरता से तुम्हारे लिए सिफारिश करके अच्छा सा मोबाइल मंगवा लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करते रहना। निकाह में जायज़ है यार, इच्छा है तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे, आगे जाकर तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी होगी और तुम्हारा डर भी कम हो जाएगा। बेहद शरारत से देखते हुए बोली। आपको सच में लगता है कि इस घुसीले नशे से फ़ोन पर बात करूँगी? मुझे देखते हुए सवाल करने लगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। हाँ, मुझे मोबाइल का शौक है, यूनिवर्सिटी में जाते मुझे मेरा अपना मोबाइल मिल जाएगा, तो सिफारिश की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल मैं इस लैपटॉप से अपना काम चला सकती हूँ। कम अज़ कम मोबाइल हासिल करने के लिए इसको घुसीले नशे का फंदा गले में डालना ज़रूरी नहीं था। उसे घूरते हुए बोली, जिस पर सना ने तहम्मुल से इसकी पूरी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया। वो सब कुछ तो ठीक है साबिश, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या साहिरता जानते हो कि तुम इन्हें घुसीले नशे कहते हो? मुझे यकीनन नहीं पता होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता होता तो तुम जिंदा ना बचती। मेरा मतलब है कि जब इन्हें पता चलेगा कि तुम इन्हें क्या कहकर बुलाती हो तो तुम्हारी लाश कहाँ दफनानी है ये बता दो। मैं तुम्हारी अच्छी बहन होने के नाते तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगी। सना ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। या अल्लाह, सनादी कोई काम की बात भी कर लिया करें, हर वक्त फजूल में बहस करती रहती है। इतना ज़रूरी काम था मुझे नूर से और आपने बातों में लगा लिया। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मुझसे घूरती हुई इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई, जबकि सना कंधे उचकाकर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर रुकी इजाज़त मांग रही थी जब नूर ने इसे देखकर खुशी से फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और अपने मोबाइल को एक तरफ रख दिया। इसका ऑपरेशन वो बाद में भी तो कर सकती थी। आओ ना जाविश, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो और तुम इजाज़त क्यों मांग रही हो? वो इसे अंदर आने की इजाज़त देते हुए बोली तो जाविश इसके करीब पेट पर चौकड़ी मारकर बैठ गई। मैं बहुत बड़े मसले में फंस गई हूँ नूर, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी दोस्त के साथ गड़बड़ होगी। वो तो सोच रही थी कि इसे सब कुछ सच बता दे, लेकिन आते आते इसके जहन में एक ख्याल भी आया कि वो सिर्फ इसके कज़न नहीं बल्कि इसके सगे भाई की बीवी भी है। कहीं बाद में तारम साईं के कान में ये बात पहुंच जाती कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट है तो वो तो इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देते। हाँ हाँ जाविश, घबराओ मत, मुझे बताओ क्या मसला है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। क्या गड़बड़ होगी इसके? इस तरह बौखलाए हुए अंदाज पर इसे दिलासा देते हुए पूछने लगी। मेरी दोस्त प्रेग्नेंट हो गई है और अब इसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसने एक ही सांस में से पूरी बात बता दी। क्या तुम्हारी दोस्त की शादी हो चुकी है? नूर ने इसकी परेशानी को देखते हुए कहा। नहीं, शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ है, जाविश ने सोचते हुए बताया। इसे ये भी डर था कि कहीं नूर को सच ना पता चल जाए। तो क्या बच्चा इसके शौहर का ही है? नूर को ये सवाल पूछते हुए बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जाविश की परेशानी बेवजह तो ना थी। हाँ तो और क्या, जाविश ने फ़ौरन जवाब दिया। चलो बस फिर ठीक है, तुम अपनी दोस्त को अपने शौहर को कहकर रुखसती करवाए। ऐसे मसलों में रुखसती सबसे बड़ा हल होता है और बच्चा तो अल्लाह ताला की रहमत होता है। तुम अपनी दोस्त को कहो कि तुम लोगों से जो गलती हुई इसे सुधारो और जल्द से जल्द रुखसती कर लो। इस मसले का और कोई हल नहीं है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, निकाह तो हो चुका है, सिर्फ रुखसती तो होनी है। अगर तुम्हारी दोस्त ज़्यादा परेशान है तो मेरे साथ इसकी फ़ोन पर बात करवा दो, नूर ने इसे मशवरा दिया। नहीं नहीं, मैं समझा दूंगी इसे, तुमने मुझे मसले का हल बता देना, अब मैं इसे बता दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। इस मसले का हल रखती है, यही बताना, इसे मैं बता दूंगी। वो अचानक इसके करीब से उठती तेली से बाहर की जानिब भागी कि कहीं नूर सच में इसकी दोस्त को फ़ोन करने पर मजबूर ना कर दे। अजीब लड़की है, पूरी बात तक नहीं सुनी। खैर अल्लाह इसकी दोस्त की हर परेशानी ख़त्म करे, लेकिन मेरे परेशानी का क्या होगा? वो दोबारा अपने फ़ोन की जानिब मतवज्जा होते हुए कहने लगी। अब दारम साईं से तो पक्का नाराज़ होने वाली थी, जिसकी वजह से इसके सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए थे। इस वक्त इसके पास इसकी माँ का नंबर भी महफूज नहीं था। इसका नंबर इसे ज़ुबानी बिल्कुल नहीं आता था। पहले तो सनान ने इसकी मदद की थी, इसका व्हाट्सएप का नंबर चेंज करके इसके सारे कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के नंबर में महफूज कर दिए थे। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे होगा इसे नहीं पता था। वो यही सोच रही थी। यही वजह थी कि इसे दारम साईं पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन दारम के लिए तो जैसे ये बात कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। तो क्या आप मुझे साहिर साईं से इस बारे में बात करनी होगी? क्या मुझे इन्हें बताना होगा बाबा बनने वाले हैं? हुए हाँ, तो नूर ने बताया तो था कि इस मसले का बस यही हल है, मुझे इन्हें बताना होगा। ये कोई सिर्फ मेरा मसला नहीं है, इनका भी इतना ही है जितना मेरा। आखिर किस तो उन्होंने किया था ना। अब मुझे इनसे बात करनी होगी। मुझे इन्हें कहना होगा कि जितना जल्दी हो सके रुखसती का इंतज़ाम करें, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी से गुस्सीले नशे के साथ कैसे रहूँगी? ये गलती भी तो मेरी है। मुझे क्या ज़रूरत है बकवास करने की? मेरी ज़ुबान जल जाती, जलकर नीचे गिर जाती। मैं कभी मर कर भी इस जली ज़ुबान का इलाज ना करवाती। लेकिन मेरे मुँह से ऐसी बात निकली तो निकली क्यों? ऐसी क्या मरी जा रही थी मैं रसगुल्ले खाने के लिए, किसी थी मुँह चूमने की बात कर डाली। या अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ फंस गई? इस चीज़ का तो सवाए रुखसती के और कोई हल भी नहीं है, और इस गुस्सीले नशे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना मेरे बस में नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करें अल्लाह जी, मुझे मुसीबत से निकाले। मैं अभी बेबी कैसे संभालूँगी? अभी तो मैं खुद बेबी हूँ। मैं क्या करूँ? किधर जाऊँ? वो डाइनिंग टेबल पर बैठी खुद से बातें करने में मसरूफ़ थी जब दरवाजे से साहिर साईं अंदर आता हुआ नजर आया। इसे देखते हुए उठकर खड़ी हुई। इसके अचानक यूँ खड़े होने पर साहिर साईं के लबों की तराश में मुस्कुराहट नुमाया होकर गायब हुई थी। रात के बारे में सोचकर इसका दिल एक बार फिर से बेतरतीबी से धड़का था।
उसके इतने करीब थी जितना इसने कभी सोचा भी नहीं था। कल रात इसने जानबूझकर इसे किस किया था क्योंकि वो अपने ख्वाब को सच करना चाहता था। वो जानना चाहता था वो सच में सिगरेट से ज़्यादा नशीली है या सिर्फ ख्वाब में ही नखरे दिखा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी जानिब जा रहा था। जबकि इसे अपनी तरफ आते देखकर साविश को घबराहट होने लगी। आई अम्मा साईं, इसने हवा में आवाज़ दी और भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई, जबकि ताई अम्मा साईं के सामने किचन में काम कर रही थी। इसकी स्पीड देखकर वो एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। इसके शर्माने का अंदाज़ थोड़ा अलग था लेकिन अच्छा था। कम से कम साहिर साईं को तो बहुत अच्छा लगा। वो इसके पीछे जाने का ही सोच रहा था कि सनान साईं घर में दाखिल हुआ। होगी जाने की तैयारी? सनान साईं, वापसी कब तक है? वो सोफे पर बैठा था, इससे पूछने लगा। पता नहीं जरनीश ने तैयारी मुकम्मल की होगी या नहीं। मुझे तो एक ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। अभी जाता हूँ कमरे में पूछता हूँ। इसने सोचते हुए कहा। वो जानता था जरनीश इससे खा पाए। वो भी सुबह ज़रूरत से ज़्यादा इस पर सख्ती कर गया था जबकि ऐसी कोई बात थी भी नहीं। वो इसकी बीवी थी, हक रखती थी इसके बारे में सब कुछ जानने का। इसे इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। वो तो इसे डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से फ़ोन उठा रही थी, लेकिन अगर वो फ़ोन उठा लेती तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल जाती। वो इस मसले को जरनीश की पहुंच से दूरी रखना चाहता था। वो जल्द से जल्द इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। जरनीश के साथ गुजरे इन कुछ दिनों में वो इसके लिए बेहद अजीज़ हो गई थी। अब इसकी ज़िंदगी में किसी दूसरे की जगह नहीं थी और वो यही बात इस पर जाहिर करने के लिए गया था। वो चाहता था वो इस किस्सा यहीं पर तमाम कर दे, इसकी खबर तक जरनीश के कान तक न जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्या वो जरनीश से सब कुछ छुपा पाएगा? क्या ये सब कुछ छुपाना आसान था? की छुपाना सानू भी दस दे, सानू साडे को कदा छुपाना। कमरे में कदम रखते ही दूर मुंह फुलाए बैठी थी। इसके नाराज़ होने का मतलब पहले तो वो समझ ही नहीं पाया, फिर इसे याद है कि जाते वो तो सचमुच इसके साथ काफ़ी बड़ा जुल्म कर गया था। हाँ, लेकिन वो इस जुल्म को जुल्म समझता ही कहाँ था। जानम साईं, मैं तुम्हें रास्ते में मनाने की अपनी तरफ से पूरी मुकम्मल कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारा दिल किया तो तुम मान जाना, और अगर नहीं तो भी मान जाना, क्योंकि मैं कश्मीर के बेहद खूबसूरत रोमांटिक मौसम में तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में भी नहीं हूँ। चलो अब जल्दी से नीचे चलो, गाड़ियाँ तैयार है। हमारी फ्लाइट 6 बजे की, अगर वक्त पर निकलेंगे तो एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। जल्दी करो। वो बैग उठाकर इसे कहता हुआ कमरे से चला के, जबकि नूर का मुंह बन गया। इसकी नाराज़गी की तो अहमियत ही नहीं थी कि वो इसे मनाने के लिए कुछ भी नहीं करने वाला था। ये जानकर नूर का काफ़ी बड़ा सदमा हुआ था। मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि मुझे नया फ़ोन नहीं मिलेगा? ये तो नहीं चलेगा। पता नहीं कश्मीर कितना खूबसूरत होकर मैं कश्मीर की एक एक जगह को अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करूँगी। नहीं तारम साईं, आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। आपको मुझे फ़ोन लेकर देना ही पड़ेगा। वो उठकर जल्दी से अपना दुपट्टा उठाती नीचे की जानिब चली गई, जहाँ सब लोग बाहर बैठे हुए थे, जबकि तारिम अपना सामान गाड़ी में रख रहा था। घर से वो चारों एक साथ निकलने वाले थे, जबकि जरनीश और सनान पहले काकान नारान जाने वाले थे, जबकि दूर और दारम साईं दोनों कश्मीर पहले जाने वाले थे। दोनों का रूट अलग अलग था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्बेंस की वजह नहीं बनना चाहते थे। अभी बस चंगा फैसला। वो नीचे आकर सबसे मिलने लगी तो सनान भी जरनीश के पास कमरे में जाने लगा। एक तो इसका मूड चेक करना था कि किस हद तक ख़राब है, दूसरे इसे मनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही था, और वह हनीमून पर इसे मना ही लेगा। इसे पूरा यकीन था, लेकिन वो इतनी बेमोल तो ना थी कि वो इसकी नाराज़गी को बिल्कुल कोई अहमियत ही ना देता। डार्लिंग, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, अपना आप सवारी हो, गाड़ियाँ आगे चलो। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये घायल करने वाले अंदाज तुम वहाँ जाकर अपना लेना, और वहाँ जितना चाहे तैयार हो जाए। तुम्हारे साईं को कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी के लिए नाज़ो नज़ाकत उधार रख लो और जल्दी से नीचे चलो। सब लोग बाहर ही हैं। इसे शीशे के सामने खड़े देखकर वो इसके पास आता, इसे अपनी बाहों में कैद किए बेहद मोहब्बत से बोला। इसके मोहब्बत भरे अंदाज पर जरनीश ने कोई जवाब ना दिया, बस हाँ में सर हिलाया। इसका इस कदर सीरियस मूड इस बात की गवाही दे रहा था कि वो इससे बेहद नाराज़ है। वो बिना कुछ भी बोले बाहर की जानिब जाने लगी, जबकि इसकी खामोशी ने सनान के दिल को उदास कर दिया। सुबह के लिए नाराज़ हो? इसकी खामोशी पर वो अचानक से इसका हाथ थामता इसे अपनी जानिब खींच चुका था। नहीं तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? मुझे आपका फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि इंसान की हर चीज़, हज़ार पर्सनल चीज़ें होती हैं। शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि हर चीज़ में इंटरफेयर किया जाए। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही आप पर हक जताने लगी हूँ, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मैं आइंदा मुकम्मल एहतियात करूँगी। मैं आज से आगे नहीं बढ़ूँगी। वैसे जवाब देती बाहर जाने लगी, जब सनान ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामते इसके माथे पर अपने लब रखे। नहीं मेरी जान, तुम हर चीज़ में इंटरफेयर करने का हक रखती हो। वो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि कब मेरा लहजा इतना तलख हो गया। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ना कभी कभी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। जरनीश, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ सुबह तुम मेरी वजह से हर्ट हुई हो, और मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ यार। अभी नई नई शादी है ना, हर चीज़ को शायद हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए फजूल में तुम पर गुस्सा आ गया। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम कहती हो तो मैं अपने कान पकड़ कर सॉरी करता हूँ। वो अपने कान पकड़ते हुए मोहब्बत से बोला, तो इसके इस अंदाज पर जरनीश ने मुस्कुराते हुए इसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मेरा मतलब ये नहीं था, बस आपका गुस्सा करना मुझे बुरा लगा। आप बेशक मुझे डांटे, मगर इतने ज़ोर से मत डांटा करें, मुझे बुरा लगता है इस तरह से। कभी मुझे किसी ने नहीं डांटा। उसे देखते हुए बोली तो सनान को एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आके रहा। मैं जानता हूँ मेरी जान, और आज के बाद मुझसे भी ऐसी गलती नहीं होगी। वो इसे अपने सीने से लगाता यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला, तो वो भी अपने दिल से हर बुरा ख्याल निकालती पुरसुकून सी आंखें मूंद गई, जब अचानक सनान ने इसे खुद से अलग किया। जाना, हमें नीचे जाना है, बहुत वक्त हो गया। इससे पहले कि हमें बुलाने के लिए कोई ऊपर आ जाए, बेहतर है कि हम खुद ही अपने रोमांस को खैराबाद कहकर नीचे चले, जिसका मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हनीमून पर भी तो हमें ही जाना है। वो इसे देखते हुए बेहद शरारती अंदाज में बोला, तो जरनीश भी मुस्कुराते हुए इसके साथ नीचे आ गई।
वो चारों घर से निकल चुके थे और एक दूसरे के साथ आगे का सफ़र करने वाले थे, जबकि जाविश पहले दिन सबके जाने की वजह से काफ़ी उदास हो गई, लेकिन अभी से और ही टेंशन लगी हुई थी। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच सवार थी कि अब क्या होगा। वो कैसे साहिर साई कोई बात बताएगी। वो तो इसके सामने जाने से भी घबरा रही थी। क्या सिर्फ एक छोटी सी किस करने से इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है? इसने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठते हुए सोचा, ऐसा कैसे मुमकिन है। वो परेशानी से बेड पर लेट गई। सनादी कहती है तो मुमकिन ही होगा, और वैसे भी तो रोहल ने अंजलि को सिर्फ किस किया था और प्रेग्नेंट हो गई थी, और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राहुल ने, मेरी ज़ुबान हमेशा मुझे धोखा देती है, इसे मेरे पास होने नहीं चाहिए था। अल्लाह जी आई एम सॉरी, मैं आपकी नेमत को हरगिज़ बुरा नहीं कह रही, वो तो अपनी किस्मत ख़राब है। नहीं अल्लाह जी आई एम सॉरी, किस्मत का रोना भी नहीं रोना चाहिए, ये तो आपने लिखी हुई, मेरा दिमाग ख़राब है। नहीं अल्लाह जी आई एम सॉरी, ये भी तो आपने दिया ना, अगर नहीं दिया तो थोड़ी अक्ल भी दे देते। काश मुझे इस वक्त पता होता कि किस करने से सब हो जाएगा, तो मैं कभी भूल कर भी नहीं किस ना करने देती। हाय मैं क्या करूँ, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है। यहाँ कॉलेज में ट्रिप जाने की तैयारियाँ हो रही है, मैं यहाँ अपने मसले लेकर बैठी हुई हूँ। क्या क्या नहीं सोचा था, ट्रिप पर जाऊँगी, इंजॉय करूँगी सब दोस्तों के साथ, यहाँ मेरे साथ ये हो गया। इस मसले का कोई हल निकले तो ट्रिप पर जाने का कोई इंतज़ाम करूँ। आज रात मुझे साहिर साईं से बात करनी पड़ेगी, इन्हें इस बारे में बताना होगा। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं, इनका भी है। आज रात मैं इनके कमरे में जाकर नहीं बता दूँगी, और फिर वो जाने और इनका बेबी, मेरा कोई लेना देना नहीं इन सब से। इसने खुद से फैसला करते हुए कहा, अरे अरे ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, बेबी तो मेरा भी है ना, मेरा लेना देना है, लेकिन ज़्यादा साहिर साईं का। वो कुछ सोचते हुए वापस उठकर बैठ गई। जब दरवाजे पर दस्तक देती अम्मा साईं अंदर दाखिल हुई। मेरी जान नाराज़ हो मुझसे, इसलिए यहाँ कमरे में आकर बैठ गई हो। वो इसके पास आते हुए इसे अपने गले से लगाते बेहद मोहब्बत से बोली, जबकि इन्हें इस तरह से लाड करते देखकर वो भी खुश हो गई थी। आजा नीचे, मैं तुम्हारे रसगुल्ले बना रही हूँ, अब अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दो, वो प्यार से समझाते बोली। जबकि इनके रसगुल्ले के जिक्र पर इसका रोने का दिल कर रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी वो बात सवाए साहिर साईं की और किसी को नहीं बता सकती थी। इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो रसगुल्ले पर आ रहा था, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आई। अब क्यों तुम्हारा मुँह बना हुआ है, चलो अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और जल्दी से नीचे आओ, मैं तैयार कर चुकी हूँ मेरा प्यारा बच्चा। इसका माथा चूमते बेहद लाड से इसे बुलाकर नीचे जा चुकी थी, जबकि जाविश बेचारी बेबसी से उठकर नीचे जाने लगी। अगर इसकी माँ को पता चल जाता कि इन रसगुल्लों की वजह से वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी तो अपने हाथों से इसका गला घोंट देती। वो लोग एयरपोर्ट पर उतरे थे। 2 घंटे की तवील फ़्लाइट के बाद वो अपने रास्ते जाने वाले थे। इन दोनों की अलग अलग गाड़ी आई थी। सनान साईं का इरादा एक दिन वहीं स्टे करने का था, जबकि दानम साईं अपनी दूर को लेकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों की जानिब निकल चुका था। क्या बात है जानम साईं, क्या अभी तक नाराज़ हो? अब तो मान जाओ यार, ज़रा सी बात को क्या इतना मुँह क्या बनाना। वैसे मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा कि यूँ मुँह बनाकर बैठे हुए तुम क्यूट लगती हो? जिसने भी बोला बिल्कुल झूठ बोला, इस तरह बहुत ही कोजी लगती हो। मुँह सीधा करो अपना। वो इसका गाल खींचते हुए इसे प्यार से मना रहा था। कोजी मतलब? इसका मतलब अच्छा है या बुरा? वो जो कब से मुँह फुलाए बैठी थी, इसके कोजी लफ्ज़ पर इसे घूरने लगी। यार मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि तुम इस लफ्ज़ का कोई अच्छा सा मतलब बताऊँगा। इसका मतलब होता है बहुत बुरी और बहुत गंदी लग रही हो। दारिम ने पूरी ईमानदारी से सच्चाई बताई। या अल्लाह, आपने मुझे बुरी और गंदी कहा? अगर इतनी गंदी और बुरी लगती है ना तो मुझे लेकर क्यों आए यहाँ? मुझे वापस जाने दें, मुझे जाना ही नहीं है आपके साथ कहीं भी। इसकी जो नाराज़गी कम करने की कोशिश दारिम कर रहा था, इसके एक लफ्ज़ की वजह से मज़ीद बढ़ गई थी। तो कोजी नहीं कहना चाहिए उसे। हाँ तो कह तो रहा हूँ कि अपना मूड ठीक करो, चलो मैं गोलगप्पे खिला दूँ। अब ये मत कहना कि गोलगप्पे किस पिला का नाम है। पाकिस्तान की हर लड़की जानती है, बल्कि हर लड़की की फेवरेट होते हैं। इसने इसका मूड बहाल करने के लिए ऑफ़र की। मैंने कभी गोलगप्पे खाए तो नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे पाकिस्तान की लड़कियों की फेवरेट चीज़ है तो फिर यकीनन अच्छी होगी। ये वजह थी कि इसने कोई इतराज़ न किया। दानिम साईं ने गाड़ी सड़क के किनारे लगाते ठेले वाले को इशारा किया तो फ़ौरन इसके पास भागता हुआ है। हाँ छोटे, जल्दी से गोलगप्पे की प्लेट ले आओ, और देखना मेरी बीवी पहली दफ़ा खा रही तो बहुत अच्छे होने चाहिए, कम से कम इतने अच्छे कि मेरी बीवी दोबारा मुझे कश्मीर लाने की ज़िद करे। वो इसे देखते हुए बोला तो छोटे ने फ़ौरन हाँ में सर लिया। आप फिक्र मत करें भाई, मैं इतने अच्छे गोलगप्पे बना कर लाऊंगा कि भाभी खुश हो जाएंगी। वो खुशी से ज़्यादा वापस भाग गया, जबकि दूर हैरानगी से देख रही थी। अजीब आदमी, हम इसे जानते भी ना, आपको भाई मुझे भाभी बना लिया। दूर ने हंसते हुए कहा, डार्लिंग यही तो खूबसूरती है हमारे मुल्क की, यहाँ इज़्ज़त देने के लिए एहतराम से कुछ भी बुला लिया चाहे तो कबूल कर लो। इसने मुस्कुरा कर कहा, ठेले वाले का इंतजार करने लगा, जो तकरीबन 5 मिनट बाद हाजिर हो चुका था। ये लें भाई, भाभी के लिए गोलगप्पे तैयार है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भाभी को इतने पसंद आएंगे कि वो बार बार यहाँ आने की ज़िद ज़रूर करेंगी, और छोटे गोलगप्पे वाले का ठेला ज़रूर ढूंढेगी। इसने यकीन से कहा, जबकि दानिम प्लेट दूर को देते हुए से पेमेंट करने लगा। ऐसे नहीं जानम साईं, तुम गलत खा रही हो, ये पानी में डुबोकर इस तरह से खाया जाता। वो गोलगप्पे को उठाकर खट्टे पानी में डुबोता, इसका पूरा मुंह खोलते हुए गोलगप्पा इसके मुंह में डाल चुका था। ओह माय गॉड, इट्स सो खट्टा। इसने गोलगप्पा बड़ी मुश्किल से ख़त्म करते हुए अपने मुंह से एक जुमला निकाला, जिस पर दानिम का कहका बेसाख्ता था। जानम साईं, यहाँ का अच्छों को अंग्रेज़ी भूल जाती, तुम क्या चीज़ हो? इसने हंसते हुए कहा। हाँ ये बहुत मज़े का, आप भी खाएं? वह गोलगप्पा इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। क्यों नहीं जानम साईं, तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। वो पहले इसके हाथों पर अपने रब रखते हुए नरमी से इसके हाथों को चूमता इसके हाथों से गोलगप्पा खाने लगा। ये बहुत अच्छे हैं, हम जाते हुए जाविश और सानी के लिए भी लेकर जाएंगे, इसने खुशी से कहा।
जानब साईं, पाकिस्तान का ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ से गोलगप्पे ना मिलते हो, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर खुद खाओ, इन्हें सब बहुत मिल जाएंगे। उसके गाल प्यार से खींचते हुए बोला। शुक्र है इसका मूड ठीक हो गया। वो जानता था जबकि इसे इसका फ़ोन याद नहीं आता तब तक इसका मूड ठीक रहेगा। रात 11:30 का वक्त था। वो शाम से इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो घर वापस आया तो सीधा पापा साईं के कमरे में चला गया। न जाने इनके साथ 2 घंटे से कौन सी मीटिंग चल रही थी। इस दौरान भी वो सब्र तहम्मुल से इसका इंतज़ार करती रही। जब वो बाहर आया तो इसने मुलाजमा को इसे खाने के लिए पूछने का कहा, लेकिन इसने मुलाजमा को काफ़ी सख्ती से जवाब देकर इससे सवाल पूछने के लिए इसकी मन हुआ इस घर में मौजूद है तो बेहतर है को अपना काम करे और जाए। जब इसे भूख लगेगी तो साविश को बता देगा। वो तो इसके सामने भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इससे बात भी करनी थी। काफ़ी देर में इसका इंतजार भी करती, लेकिन अब नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर इसने दोबारा वही हरकत की तो खैर, अभी तक तो इसकी तरफ से बुलावा नहीं आया, जिसको लेकर साविश को और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। हो सकता है वो खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया और मैं इनसे बात के इंतजार में बैठी रहूँ। नहीं, मुझे इनसे बात करनी होगी इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए। मुझे इनसे शादी की बात करनी होगी, वो भी आज ही। इसने खुद फैसला करते हुए नीचे की जानिब कदम उठाए थे। अब आरिया पार वो ज़हनी टेंशन से तो निकल कर रहेगी। आज सारा दिन इसने कुछ भी नहीं खाया था। अम्मा साईं तो खासी परेशान होगी कि आखिर इनकी बेटी को अचानक से हो क्या गया। पहले तो वो यही सोच रही थी कि शायद रसगुल्ले ना मिलने की वजह से इनसे खफा है, तभी तो इसे मनाने के लिए रसगुल्ले तक बना दी, लेकिन इसने वो भी ना खाए। इसके तो हलक से कुछ उतर ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। वो अपने कमरे में आराम फरमा रहा था, जिसकी वजह से इसे ना सिर्फ साहिर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बल्कि टेंशन भी हो रही थी। कोई इसके कमरे में जाकर कहेगी क्या? कहना क्या, साफ साफ कह दूंगी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ और आप मुझसे शादी करें और जितनी जल्दी हो सके रुखसती करवाएं, क्योंकि इस मसले का बस एक यही हल है। वो सीने उतरते हुए अपनी सारी बातें जहन में महफूज कर चुकी थी। साहिर साईं के कमरे के बाहर एक लंबी सांस खींची और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और खुद आंखें बंद करके खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तब भी इसने आंखें खोलकर नहीं देखा। मासूम लूमड़ी, क्या यहाँ खड़े होकर ख्वाब देख रही हो या नींद में चलकर यहाँ आई हो? वो इसे आंखें बंद की देखकर इसे सवाल करने लगा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो नज़र झुकाए हुए बोली। ठीक है करो। इसका नज़र उठाकर इसकी जानिब ने देखना न जाने को साहिर साईं के दिल के तार छेड़ रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसने सवाल किया तो साहिर ने पूरा दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर आने की इजाज़त दी। आओ, ज़रूर आओ, तुम्हारा ही तो कमरा, आगे फ्यूचर में तुम्हें इसी में रहना है। वो इसे खुले दिल से अंदर बुलाते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो इसके सामने खड़ा सवाल कर रहा था। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो इसे देखते हुए सामने वाले को 440 वोल्ट का झटका दे चुकी थी। साहिर साईं कितने बेहोश होकर खिड़की जो बाहर न डेग पवे। एक तवील सफ़र तय करके वो होटल में पहुंचे तो नूर का थकावट से बुरा हाल था, इसलिए वो आते ही सो गई। दारिम ने भी इसे तंग न किया, बल्कि वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वो खुद भी आराम करना चाहता था। होटल का सब कुछ चेक करने के बाद वो आराम की नीयत से अपने कमरे में आया तो नूर को सोते हुए पाया। नूर तो जल्दी गहरी नींद में उतर चुकी थी। इसने इसके आने का इंतजार भी न किया, बल्कि फ्रेश होना भी इसने ज़रूरी ना समझा, जबकि दारिम इस वक्त सफ़र की थकावट दूर करने के लिए पहले शावर लेना चाहता था। लै तो थकावट दूर करना से ना खलियाँ पैण ते गल हुई। वो दूर को तंग किए बिना अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने चला गया। वापस आया तो दूर को यूं ही गहरी नींद में पाया। इन कुछ ही दिनों में वो दूर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। दूर के साथ किसी किस्म का कोई मसला न था, बस तवज्जो चाहती थी, मोहब्बत चाहती थी। इसकी माँ ने इसके दिमाग में इन लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रखी थी। वो अच्छे से समझ चुका था कि दूर इन सब लोगों के बारे में क्या सोचती है। दूर को यहाँ दौलत के लिए भेजने वाली भी इसकी माँ ही थी। कल सुबह जब दूर का फ़ोन बज रहा था, इसने फ़ोन तो ना उठाया, लेकिन कॉल ख़त्म होने के बाद आने वाले मैसेजेस को वो समझ चुका था। दूर की माँ चाहती थी कि दूर दारिम के करीब भी न जाए, यहाँ तक कि दूर को फोर्स कर रही थी कि वो दारिम के साथ रूड बिहेव करे और घर में भी वो किसी के साथ क्लोज होने की कोशिश ना करे। वो सबसे दूरी बना कर रखे, सबसे बदतमीजी करे और जितना जल्दी हो सके दारिम से तलाक लेकर वापस आए। समरा ने दूर को कुटपुतली बनाकर भेजा था, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए। लेकिन दारिम शाह के लिए इसकी बीवी को कोई खिलौना नहीं थी जिसे वो किसी को भी खेलने की इजाज़त दे देता। इसने बहुत आसानी से इसे अपने दूर से दूर कर दिया था, इसका फ़ोन तोड़कर। अब ना तो इसके पास समरा का नंबर था और ना ही इसे अपना फ़ोन। इसे यकीन था कि आने वाले 1 महीने में वो समरा को हर तरह से दूर कर रख पाएगा। वह हैरानगी से देख रहा था। इसकी बातें से सच में झटका ही तो दे दिया था। वो इससे इस तरह की बात की उम्मीद तो कर ही नहीं सकता था। काफ़ी देर तक तो वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा, जबकि वो यूं ही सर झुका अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इसके जवाब की मुंतज़र थी। वो नहीं जानती थी वो इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसका नया शोशा कम अज़ कम साहिर साईं की समझ से तो बाहर था, इसलिए तो काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही ना पाया। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना ज़रा। काफ़ी देर सोचने के बाद इसे यही लगा ज़रूर इसके सुनने में कोई गलती हो गई है, वरना जो वो समझ रहा था इस बात की तो कोई तुक ही नहीं बनती थी। ये यकीनन इसकी गलत फहमी थी। जबकि साहिर शाह के इस तरह से कहने पर शिकवा भरी निगाहों से देखती, फिर चेहरा झुकाकर बोली, फिर से क्या कहना है साहिर शाह? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। आपने मुझे किस किया था ना किचन में, अब इस किसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब इस मसले का बस एक ही हल है और वो हल रुखसती है। जितनी जल्दी हो सके बाबा साईं से मेरी रुखसती की बात करें, वरना बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसकी बात को सीरियस ना लेने पर इसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए एक बार फिर से समझाते हुए बोली। लेकिन अब भी वो खामोशी से बस इसे देखे जा रहा था। शायद इसकी तरह वो भी इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था। वो भी शॉक्ड हो गए थे इसकी खबर पर। हा। वो जिसकी तरफ से इस मसले का हल तलाश करने आई थी, इसे यूँ कहका लगाते देखकर हैरान रह गई। जबकि साहिर साईं का हंस कर बुरा हाल था। वो ना पेट पकड़े कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ जाता कहके लगाया था।
तुम माँ बनने वाली हो, वो भी मेरे बच्चे की? हा हा हा, मैं बाप बनने वाला हूँ, हा हा हा। वो हंसते हंसते बेड पर बैठ गया। सिर्फ एक किससे नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो बुरी तरह से हंसते हुए बेड पर गिरता अचानक बेड से नीचे गिर गया। इसे पागलों की तरह हंसते जाविश ने भी पहली बार देखा था। ओए होए, इसे समझ नहीं आ रहा था जाविश, या तो बच्चे की खबर सुनकर वो पागल हो गया था या फिर से ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये बात समझना जाविश के दिमाग के बस से बाहर था। इसे समझ नहीं आया था वो अपनी कैफियत किस तरह से इसके सामने बयान करे। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी जबकि वो हंस रहा था। इसे इस तरह हंसते देखकर जाविश को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। यहाँ इसका परेशानी से बुरा हाल था और वो पागलों की तरह कहके लगा रहा था। मैं सीरियस हूँ साहिर साईं। इसने इसे अपनी बात की तरफ मतवजा करने की कोशिश की थी। सीरियस तो मैं भी होने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हुआ नहीं चाह रहा। तुम प्रेग्नेंट हो, मेरा मतलब तुम माँ बनने वाली हो और मुझे पता ही नहीं। तुमने मुझे भी नहीं बताया। कितनी गलत बात है जाविश। वो फिर से कहका लगा कर बोला, लेकिन इसकी रोने जैसी शक्ल देकर खुद को कंट्रोल किया। खैर ये सारी बातें तो बात की हैं। तुम पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस अक्लमंद ने कहा कि किस करने से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला। सनादी ने बताया। इसने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर साहिर ने हाँ में सर हिलाया जबकि मुंह से एक और कहका फूटने की मुकम्मल तैयारी में था। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बच्चे फरिश्ते लेकर आते हैं? मतलब कि रात को फरिश्ते किसी वक्त ले आते हैं और एक प्यारी सी बच्ची या एक प्यारे से बच्चे को तकिए के पास रखकर चले जाते हैं? मतलब कि अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है? वो इसे देखते हुए बोला। तो आगे से जाविश ने इसे घूर कर देखा। आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते? आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा? जब तक लड़की प्रेग्नेंट ना हो तब तक बेबी नहीं आ सकता। और फरिश्ते नहीं आते बल्कि लड़की अस्पताल जाती है और बेबी लाती है। वो इसे अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए बोली तो इतनी बेवकूफ़ ना थी जितना वो समझ रहा था। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। और तो और तुम्हें ये भी पता है कि किस करने से बेबी हो जाता है। मैं पता नहीं क्यों लड़की शादी के इंतज़ार में बैठा हूँ। यहाँ तो किस करने से बेबी हो जाता है? वो हैरान सा कम आवाज़ में बोला। आप क्या बोल रहे हैं? पहले मेरे मसले का हल निकाले। इसे खुद से बातें करते देख जाविश फिर से बोली थी। साहिर ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। वो आहिस्ता से उठता इसके करीब चला। तुम्हारे मसले का हल मैं निकालता हूँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं आज ही बाबा साईं से बात करता हूँ रुखसती की। वो आहिस्ता से इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपनी जानिब खींच चुका था। और फिर रुखसती के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिर बेबी होते कैसे हैं, क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे भी हरगिज़ नहीं होते। वो इसे अपने बेहद करीब करते हुए बोला। इसकी गर्म सांसें जाविश के चेहरे से टकरा रही थी। तो फिर कैसे होते हैं? हो तो रहा है हमारा बेबी। वो फिर से बोली तो साहिर साईं की खनी मूँछों तले नाबी लब एक बार फिर से मुस्कुराए थे। नहीं हो रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, रुखसती होते ही मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। क्या मतलब? इसका इतना पास आना जाविश को नर्वस कर गया था। छोड़ो ये सब बातें, तुम ये बताओ कि कहाँ किस किया था मैंने तुम्हें? वो इसकी नर्वसनेस को इग्नोर करता इसके माथे को अपनी उंगलियों से पोरों से छूता इसकी चमकती पेशानी पर अपनी लब रख चुका था। यहाँ या फिर यहाँ? वो इसके दोनों गुलाबी गालों पर बारी बारी लब रखता इससे पूछने लगा। इसके मोहब्बत भरे लम्स पर वो थरथराने लगी। या फिर यहाँ? इसके होंठों पर अपनी उंगली रखता इसके लरसते वजूद को कैद करते हुए इसके लबों पर झुक गया। इसकी सांस जैसे कैद होकर रखी थी। वो बेहद नरमी से इसके होंठों की नरमी को महसूस करता है, इसके होंठों का आज़ाद करता है, इसकी जाहिदार गर्दन पर झुकने लगा था कि जाविश फ़ौरन इससे दूर होने की जद्दोजहद करने लगी। साहिर से नरमी से खुद से अलग करके पीछे हट गया। क्या हुआ? तुम इस तरह डर क्यों रही हो? बात यहाँ बेबी तक आ पहुँची, तुम्हें किस पर इस तरह से घबरा रही हो? ऐसे तो नहीं चलेगा ना डार्लिंग। जब तुम सबको बताओगे कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ताई अम्मा साईं तो तुमसे बहुत सारे सवाल करेंगे। तो क्या तुम इनसे ये कहोगे कि मैंने तुम्हें किचन में किस किया जिससे तुम प्रेग्नेंट हो गई? इसे दूर हटते और यूँ घबराता देख लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बात किसी से नहीं बताना चाहती। हम बगैर किसी को भी कुछ बताए भी तो रुखसती कर सकते हैं ना? वो इसे देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली। इसकी बात पर साहिर का बहुत दिल किया एक बार फिर से कहका लगाने या फिर इसकी अक्ल पर मातम करने का। इसकी गुर्बत पर पहले ही बेहाल हो रही थी। इससे इतनी दूर खड़ी वो अब दरवाजे के बिल्कुल पास जा चुकी थी कि अब अगर साहिर इसके करीब आए तो फ़ौरन भाग जाएगी। तुम सच में इतनी मासूम हो या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती रहती हो? जाविश, सारा दिन फिल्मों में ड्रामों में घुसी रहती हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा। मुझे पता है, हीरो हीरोइन को किस करता तो बेबी होता है, फ़ौरन से पहले जवाब आया। हाँ, लेकिन आवाज़ बेहद कम थी। तो अब तक मैं तो तुम्हें बहुत सारे किस कर चुका हूँ, तो इस हिसाब से तो मेरे दर्जनों बच्चे पैदा हो जाने चाहिए। बेवकूफ़ लड़की, अगर बच्चे पैदा करना इतना आसान होता तब तक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से 100 करोड़ हो चुकी होती। पता नहीं कब अक्ल आएगी तुम्हें। एक किस करने से बच्चा पैदा हुआ है और है यहाँ मैं तो फजूल में रुखसती का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मासूम लुमड़ी निकाह के बाद में फ़ौरन मुझे बाबा साईं बनाने की तैयारियाँ कर रही है। ये फजूल बकवास और कितने लोगों के सामने करके आई हो? क्या तुमने सना को बताया? अभी से ही फिक्र होने लगी कि इसकी बेवकूफ़ी पूरी हवेली में नशर ना हो चुकी हो। नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ आपको ही बता रही हूँ। सबसे पहले नूर ने यही कहा था कि बच्चे के बाबा साईं को सबसे पहले बताना है। इसने तो बताया था कि इस मसले का सिर्फ हल रुखसती है। क्या तुमने नूर को भी बता रखा है? अभी से सच में दूसरा झटका लगा। नहीं, इसको मैंने ये बताया कि मेरी सहेली का मसला। अब इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं। अगर वो अदा साईं को बता देती तो अदा साईं मुझे ज़िंदा ज़मीन में काट देते। इसने फ़ौरन जवाब दिया। शुक्र अल्लाह पाक। इसने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा था और अब इसकी जानिब देखते हुए आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और इसे बेड पर बिठाया।
यहाँ बैठकर मेरी पूरी बात सुनो और बहुत गौर से सुनो। बच्चे इस तरह से पैदा नहीं होते, किस्त करने से कुछ भी नहीं होता, और तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो। इसलिए अपने दिमाग से सारी फजूल सोचें निकाल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और अब आगे कभी तुम्हें इस तरह का कोई भी दौरा पड़े तो सना नूर के पास आने के बजाय तुम मेरे पास आना, क्योंकि इस मसले का हल मैं तुम्हें दूंगा और कोई नहीं। आई मेरी बात समझ में? इसे देखते हुए पूछने लगा तो जाविश ने पहले तो शुक्र की सांस ली, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और फिर फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। साहिर बहुत अच्छे तरीके से समझता है इसकी कंडीशन को। एक छोटी सी किस का पता नहीं कौन सा मतलब निकाल चुकी थी। इसमें कसूर इसका नहीं था, पहले तो अभी इसकी उम्र भी नहीं थी ये सारी बातें समझने वाली। और अम्मा साईं से छुप छुपा कर ड्रामे फिल्में देखकर जितना इसे समझ में आ रहा था, इस हिसाब से वो अपनी तरफ से ठीक ही थी। अपनी ज़िंदगी को वो इतनी हद तक सीरियस लेती थी जितनी एक एफ ए की स्टूडेंट ले सकती है। चलो अब उठो यहाँ से और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। अच्छा खासा दिमाग ला कर रख दिया। वहाँ से जाने की इजाज़त देता वो बोला। वो फ़ौरन उठकर बाहर जाने लगी, जबकि जाते जाते इसकी ज़ुबान में खुजली ज़रूर हुई। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, मुझे बेबी नहीं होने वाला। अभी तो मैं खुद बेबी हूँ, मैं बेबी कैसे संभाल लूँगी? इसकी बड़बड़ाहट साहिर की समातों से टकराई तो इसके लबों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। इसे बेबी का बचपना तो मैं दूर करूँगा, एक बार रुखसती तो हो जाए। वो बेड पर लेटते हुए बोला तो एक बार फिर से ध्यान इसकी बातों पर चला गया। कमरे की फिजा में एक बार फिर इसका पुरकशिश कहकर बुलंद हुआ, मेरी मासूम लूमड़ी। तो हंस हंस के ख़त्म हो इलाज है, लेकिन भाई जाविश दी दिमाग में सल्यूट है। वैसे पहले अंदर की बात बताऊँ, पहले मैं भी जाविश जैसी सोच रखती होती थी। जनिश थोड़ी देर पहले ही अम्मा साईं से बात करके अब आईने के सामने खड़ी तैयार होती बेड के पास आई थी, जहाँ सनान कब से इसे अपने करीब आने का इशारा कर रहा था। इसके पास आते हुए जरनिश ने आहिस्ता से अपना सर इसके सीने पर रखा। सनान ने इसके गिर्द अपना घेरा मजबूत करते इसके माथे पर अपने लप रखे। सनान साईं, हम घूमने कब जाएंगे? इनका तीसरा दिन था यहाँ आवे, लेकिन सनान को तो रोमांस से फुर्सत नहीं थी कि वो इसे कहीं घुमाने लेकर जाता। यहाँ आने के बाद वो इसे आसपास के कुछ करीबी इलाके ही दिखा कर लाया था। जाना कल ही तो गए थे, अब क्या सिर्फ घूमने फिरने में टाइम बर्बाद कर दें? मैं तो चाहता हूँ यहाँ से वापस जाते हम खुशखबरी लेकर जाएं, और एक तुम हो जो मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढती रहती हो। बहुत गलत बात है। इस तरह तो हमारे घर में नन्हे मेहमान आने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसे अपनी बाहों में हज़ार में कैद किए वो इसे बेड पर लिटाता हुआ इसकी नाजुक वजूद पर झुका था, जबकि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाती थी। इसकी शर्म हया इसे पूरी तरह से बेबस कर देती थी। वो चाहकर भी इसे अपनी बात नहीं मनवा पाती थी। सनान बारी बारी इसके चेहरे के नकूश लबों से छूता इसे अपने मजबूत हसार में कैद कर चुका था। वो जानबूझकर इसे कहीं भी बाहर लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इसे पता चला था कि मुस्कान इसकी बात मानने के बजाय इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँची है। वो जानता था कि मुस्कान का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ जरनिश तक पहुँच कर इसे सब कुछ बताना, और वो अपना पास्ट कभी भी जरनिश के सामने नहीं खोल कर रखना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी में बेहद मुतमिन और खुश था। वो नहीं चाहता था कि जरनिश इस सब के बारे में कुछ भी जाने, जबकि वो अपना फ़ोन भी बंद कर चुका था। हर तरह से मुस्कान से दूर रहना चाहता था। वो जानता था कि वो हकीकत से भाग नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन वो इससे पहले जरनिश को एतमाद में ले लेना चाहता था। वो खुद ही से शादी की रात सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन जरनिश ने इसे रोक दिया। इस दिन तो वो मुतमिन हो गया, लेकिन इस मुस्कान की धमकियों ने इसे बेहद परेशान कर दिया था। और मुस्कान किस तरह की लड़की थी बहुत अच्छे तरीके से समझता था। इसे मुस्कान से पहले सब कुछ खुद ही हैंडल करना था, जो इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो मुस्कान का साया भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहता था। इसकी आंख खुद पर झुके तारम साईं की गर्म सांसों की महक से खुली थी। वो इसके चेहरे के नकूश को अपने लबों से छू रहा था। इसकी घनी मूँछों की चुभन से डिस्टर्ब हो रही थी। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब इसे अपने साथ न जाने कौन सी जगह दिखा कर लाया था। डिनर के बाद वापसी पर अच्छी खासी थकी हुई थी। दारम ने इसे सोने के लिए मना भी किया था, लेकिन कमरे में आते हुए गहरी नींद में उतर गई। वो जब कमरे में वापस आया तो वो सो रही थी। पहले तो इसने इसे डिस्टर्ब ना किया, बल्कि अपने मोबाइल पर मसरूफ़ रहा। फिर इसने टीवी ऑन करते हुए खुद को इसे तंग करने से रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खुद पर इंटर कंट्रोल करने के बावजूद भी अपने आप को इसके करीब जाने से नहीं रोक पाया था। इसका महकता वजूद इसे पूरी तरह से मदहोश कर रहा था। वो समझ सकता था दूर काफ़ी थक चुकी है, लेकिन वो भी क्या करता। पिछले 3 दिन से मुसलसल सिर्फ इसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। जो वो करती, जहाँ कहती वो इसे लेकर जाता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके चेहरे की मासूम सी मुस्कुराहट मानित पड़े। वो जब भी समरा से बात करने का जिक्र करती, वो किसी न किसी तरीके से इसकी बात टाल देता। वो समझ सकता था वो समरा को इतनी आसानी से अपनी इसकी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता, लेकिन इसे दूर रखने की कोशिश तो कर सकता था। बचपन से दूर ने अपनी माँ की तवज्जो नहीं पाई, अपनी माँ की तवज्जो की तलबगार थी। जब दूर ने पाकिस्तान आकर अपने बाप से अपना हिस्सा मांगने की बात की, तब समरा के दिल में लालच आ गया, इसकी सोई हुई ममता भी जाग गई। लेकिन इसकी छोटी मोहब्बत का दिखावा दूर को ट्रैप करने के लिए काफ़ी था। दूरी से अच्छी निगाहों से देखने लगी। इसकी निगाहों में इसकी माँ बेकसूर और मजबूर बन गई, और जिस तरह से समरा ने इसे इसका बाप और ख़ानदान दिखा, इसने इसी तरह से देखा। लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी सोच बदल रही थी। यकीनन मैं सब लोगों से अटैच हो रही थी, लेकिन अटैचमेंट नहीं, मोहब्बत होना ज़रूरी है। वो ये तो जानता था कि दूर से हमेशा से मोहब्बत करती, लेकिन वो कितनी मोहब्बत करती ये जानना ज़रूरी था। क्या वो इसकी मोहब्बत के लिए अपनी माँ को छोड़ सकती थी? ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो अपनी माँ को बहुत अरसे से छोड़ चुकी थी, लेकिन समरा की झूठी ममता ने इसे एक बार फिर से अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया था। वो इसकी माँ थी, और माँ के हर रूप से मोहब्बत हो ही जाती है। माँ चाहे किसी भी रूप में है, इसे खुद से दूर नहीं किया जा सकता। और दूर के साथ भी इस वक्त वही हो रहा था। समरा इस वक्त इसे अपनी झूठी मोहब्बत जताकर अपना काम निकलवा रही थी, और दायम को इसे समरा की झूठी मोहब्बत के जाल से निकाल कर अपनी सच्ची मोहब्बत दिखानी थी।
इसे भी तो अपनी मोहब्बत का एहसास था। वैसे भी वो इसे यहाँ सिर्फ घूमने फिराने के लिए तो नहीं लाया था। इसे यहाँ लाने का असल वजह तो इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना था, और एहसास दिलाने के भी बहुत सारे तरीके थे। हाँ, लेकिन दारिम शाह का अंदाज़ थोड़ा अलग था। दारिम चाहता था कि दुर को इसकी आदत हो जाए, दुर चाहकर भी इससे अलग न रह पाए। अब इसकी रूह में उतर जाना चाहता था, इसकी सांसों में बस जाना चाहता था। जानम सही क्यों तड़पा रही हो? उठ जाओ ना यार, यूँ आशिक पर जुल्म करना अच्छी बात तो नहीं। इसके चेहरे पर जा बजा अपने लब रखता हुआ इसे जगा रहा था। सोने देना दारिम सही, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसके लबों पर अपना मरमरी हाथ रखते हुए इसने करवट बदलने की कोशिश की, जब अचानक ही दारिम ने इसे कंधे से थामकर अपने साथ लगा लिया। लड़की, मैं तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं लाया, तुम्हारी ख्वाहिश मैंने पूरी की, अब मेरी ख्वाहिशात का एहसास करो। इसकी थोड़ी को थामते ऊपर करता इसके लब पर चुका था। दूर की नींद लम्हे में उड़ी। दारिम साईं छोड़िए ना प्लीज़। वो इसके बेबाक अंदाज पर अपना आप छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जबकि दारिम को अपनी खुमारी में डूबा हुआ था। इसके लबों को अपने लबों की कैद में लेता वो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। दूर काफ़ी देर से समझाती रही, लेकिन जब दारिम के जज्बात हद से गुजरने लगे तो इसे सारी मज़ाहमत बेकार लगी। इसे रोकना इसके बस से बाहर था। इस मामले में वो सिर्फ अपने दिल की सुनता था। इसके लबों को आज़ाद छोड़ते हुए इसकी गर्दन पर अपने लब पे लगाम छोड़ चुका था। इसके अंदाज में शिद्दत थी। रफ्ता रफ्ता इसकी बाजू में कैद खुद को इसकी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही थी, जिसका शौहर इसकी कुर्बत के लिए, इसकी त्वचा के लिए कुछ भी कर सकता था। इसकी सारी मज़ाहमतें बेकार जा रही थी। खुद को नाकाम पाते हुए इसने अपने आप को दारिम के हवाले कर दिया। इसके हारने पर दारिम ने इसकी गर्दन से सर निकाल कर इसके चेहरे को देखा, फिर आंख दबाता शरारत से मुस्कुराते इसके लबों पर झुक गया, जबकि इसकी कुर्बत में पिघलते हुए दूर ने शर्माते हुए अपना आप इसके सीने में छुपा लिया। इसकी आंख खुली तो कमरे में रोशनी थी। इस वक्त वो पूरी तरह दारिम की पनाहों में कैद थी। वो बिना शर्ट के गहरी नींद में सो रहा था। दूर ने एक नज़र इसके सोए हुए चेहरे पर डाली और इस वक्त माथे पर बिखरे बालों में बेहद दिलकश लग रहा था। दूर ने मुस्कुराकर इसकी घनी लंबी खूबसूरत पलकों को देखा। वो सोते हुए बेहद पुरकशिश लगता था। इसने देखा था कल वो जिस जगह घूमने के लिए गए थे वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बार बार इसे देख रही थी। इसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तभी तो इसने दारिम को वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन अजीब लड़कियाँ थीं। दूर तक घूम घूम कर इसे देखती रही। यहाँ तक कि इनमें से एक लड़की तो बार बार दारिम की तवज्जो हासिल करने के लिए इशारे भी करी थी। इसने तभी दारिम का हाथ थाम कर इसका चेहरा जकड़ कर अपनी तरफ करके इसे बताने की कोशिश की कि दारिम एक मैरिड इंसान है। लेकिन शायद वो लड़की ज़ोर से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। इसे फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से, लेकिन दूर को फ़र्क पड़ता था। इसलिए तो दारिम को वहाँ से अपने साथ वापस ले आई। वापस आने के बाद इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन डिनर करते हुए जब दारिम ने कहा कि वो इसे सब पता है कि इसका मूड ख़राब इस लड़की की वजह से जिसे इशारा करी थी, तो इसे झटका लगा। मतलब कि वो जानता वहाँ कोई लड़की से अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दारिम इसे इग्नोर करता रहा। दारिम ने इसे कहा कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी लड़कियों की सोच से या इनके तरीक़ों से। इसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इसकी बीवी इस पर कितना यकीन करती है और इसे अपनी तरफ मतवज्जा रखने के लिए क्या कुछ कर सकती है। मतलब कि वो इसकी भी सारी हरकतों को काफ़ी गौर से नोट कर रहा था और शायद एंजॉय कर रहा था। इसे इस वक्त अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा भी लगा कि दारिम इसकी तबीयत के हर पहलू से वाकिफ़ है। कल कमरे में आते दारिम ने इसे कहा था कि जब तक कमरे में ना जाए तब तक दूर सो नहीं सकती। वहाँ दारिम को कोई इसका जानने वाला मिल गया, जिसने दारिम को ज़बरदस्ती अपने साथ ही नीचे रोक लिया। और रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस आदमी के बार बार कहने पर रुक गया। और फिर जब कमरे में आया तब दूर सो चुकी थी। वो सिर्फ इसे तंग करने के लिए सोई थी, लेकिन दारिम ने रात को इसे वापस जगा दिया था, जबकि अब वो इसे किसी तकिए की तरह खुद में दबोच कर सोता था। इसने आज अपना आप इसके बाजुओं से आज़ाद करवाने की कोशिश की तो दारिम ने ज़रा सी आंखें खोल कर इसे घूर कर देखा और एक बार फिर से इसके नाजुक से वजूद को खुद में लगाते आंखें बंद कर गया। दारिम साईं उठे ना, बहुत वक्त हो गया, देखे तो सही, दिन का 1 बज रहा है, हम क्या सारा दिन यही सोते हुए गुजारेंगे? इसके कसरती बाजू पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए इसे जगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो तुम्हें कौन सा जल्दी जाकर कोई मेडल मिल जाएगा, सो जाओ, अभी बहुत वक्त है, शाम को किला देखने जाएंगे। वो इसे दोबारा खुद में कैद करता वैसे ही आंखें बंद करके बोला। वाह दारिम साईं, वैसे किले में क्या है? वो इसकी बंद आंखों को अपनी उंगलियों से छूते हुए पूछने लगी तो दारिम ने आहिस्ता से इसकी उंगलियों को थामते अपने लबों से लगाया। कुछ खास नहीं, बस इतना पता कि कोई राजा हुआ करता था जो दुश्मनों की बेटी से मोहब्बत कर बैठा और दुश्मनों की बेटी ने चाल चलकर राजा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। राजा अपना महल छोड़कर इस किले में आकर रहने लगा। इसने इस लड़की की मोहब्बत के लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया। दौलत, शोहरत, ऐशो इशरत हर चीज़ भुलाकर बंजारों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। इसे अपनी बाहों में कैद किया वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था। तो क्या इस लड़की को राजा से कभी मोहब्बत नहीं हुई? इसकी सच्ची मोहब्बत ने किया इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगाई? इसे सचमुच में इस राजा से हमदर्दी हो रही थी। वो लड़की भी इस राजा की मोहब्बत में कैद होगी, लेकिन इसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अक्सर इस किले में राजा से मिलने के लिए आती और फिर इस खेल को ख़त्म करने के लिए इसने अपने बाप को बताया कि राजा कहाँ छुप कर बैठा है। इस पर हमला करते हुए दुश्मनों ने राजा को जान से मार डाला और जब इस राजा की मौत की खबर इस लड़की तक पहुंची तब वो इस राजा से मोहब्बत कर बैठी थी। इस लड़की ने राजा की लाश पर जाकर चीख चीख कर अपनी मोहब्बत को कबूल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा दुनिया छोड़ चुका था। कहते हैं कि वो लड़की राजा की मौत के बाद पागल हो गई थी, वह न जाने कितने सारे इसी किले में भटकती रही और फिर एक दिन राजा की यादों के साथ वो भी हमेशा के लिए एक याद बनकर रहेगी। सुनने में तो ये भी है कि आज भी सच्ची मोहब्बत करने वालों की रूहें वहाँ मिलती हैं। अपनी बात खत्म करता इसे एक बार फिर से अपने सीने में फेंक चुका था। दारिम साईं, क्या वहाँ राजा इस लड़की की कब्र भी है? इसके सीने से सर निकालते हुए काफ़ी उदासी से बोली। जानम साईं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कहानी सच्ची भी है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि किले को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसलिए लोगों ने कहानी बना कर रखी है।
मतलब मुझे ये लगता है कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। और तुम इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो रही हो। दारम अपने ख्यालात बयान करते हुए बोला तो दूर को काफ़ी बुरा लगा। दारम सिंह, आप ऐसे कैसे किसी की सच्ची मोहब्बत को झूठा कह सकते हैं? हो सकता है ये सब कुछ सच हो और सच में दो मोहब्बत करने वाले बिछड़ गए हो सकता है इनकी सच्ची मोहब्बत इस किले के रूप में लोगों को तक पहुंचती हो। हमें किसी की सच्ची मोहब्बत को गलत नहीं कहना चाहिए। वो लड़की बेवकूफ़ थी जो राजा की सच्ची मोहब्बत को समझ नहीं पाई और अपनी मोहब्बत का इजहार करने में देर कर दी। मुझे यकीन है इस कहानी से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हो सकता है लोग इस चीज़ को समझ गए हों कि कुछ चीज़ें वक्त पर हो जाएं तो बेहतर है। इस लड़की का धोखा देने वाले इसके अपने ही थे, इसके खून के रिश्ते ऐसे इसे इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अगर वो ये बात समझ आती तो शायद वो गलतियाँ ना करती जो इसने की और हमेशा के लिए राजा को खो दिया। मुझे यकीन है इस कहानी से बहुत सारे लोग ये समझे होंगे कि आपकी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दें। इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए जो आपके नाम से जीता है, इसे मारना नहीं चाहिए। दूर खोए से अंदाज में बोली जबकि दारम कब से इसके मुंह से सारी बातें सुन रहा था। कितनी मिलती जुलती थी इसकी और इस राजा की कहानी। दुश्मन ने अपनी बेटी का इस्तेमाल करके राजा को मौत दी थी। दुश्मन ने यह भी ना सोचा कि जो उजड़ रहा है इसका इनका अपना खून है, बिल्कुल इसकी माँ के जैसे। जिस तरह राजा की कहानी में दुश्मन ने अपनी बेटी को खुद बर्बाद किया, इसी तरह समरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके इस खेल में दूर किस तरह बर्बाद होगी। काश वो इस कहानी का वो हिस्सा दिखा पाता जो इस वक्त इसकी अपनी ज़िंदगी में हो रहा था। लेकिन फ़र्क था इस कहानी के राजा और दारम शाह में। दारम शाह इतना बेबस नहीं था कि अपनी मोहब्बत को इस तरह इस्तेमाल होने देता। बोले ना, हम कितने बजे जा रहे हैं वहाँ? वो अपनी सोचों में गुम था जब दूर ने इसका कंधा हिलाया। बताया तो सही, शाम 5 बजे। इसकी बेताबी पर मुस्कुराते हुए बोला। इतना लेट? तब तक हम क्या करेंगे? वह हैरानगी से देखते हुए पूछने लगी तो दारम की आंखें शरारत से चमकी। करने के लिए तो बहुत कुछ है, बस तुम तामन करो। इसके नाजुक से वजूद को खुद में कैद करते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से उठें और फ्रेश हो जाए, मुझे भूख लगी हुई, नीचे जाकर कुछ खाते हैं। इसके लबों पर अपना मरमरी हाथ रखते हुए वो इसके बेबाक जसारतों पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करी थी। यार बहुत ही कुछ जालिम किस्म की लड़की हो तुम। तुम्हें अपने मासूम शौहर पर बिल्कुल तरस नहीं आता। तुमसे तो बेहतर वो कल वाली लड़की थी। क्या इशारा करी थी? अपना नंबर भी फेंका था इसने। दारम इसे देखते हुए शरारत से बोला तो दूर ने इसे घूर कर देखा, जिस पर दारम ने फ़ौरन अपने लबों पर उंगली रखकर जिप का इशारा किया था। इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उठकर फ्रेश होने चली कि इस बार दारम ने इसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। बड़ी छेती छाड़ देता। वैसे दूर राजे वरी ते बड़ा दिमाग लड़ा रही है तो अपनी वास्ते अकल घोड़े चढ़ने चलेगी। नहीं, घोड़े नहीं चढ़ते, घास चढ़ने चलेगी तुम्हारी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। अरीशे प्लीज़ अपलोड 2 एपिसोड्स डेली। नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल होता तो मैं आपको खुद ही दे देती हूँ, लेकिन ये 2 एपिसोड वाला फ़िलहाल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये कोशिश करूँगी कि 2 एपिसोड जितनी एक एपिसोड में आपको दे दिया करूँ, लेकिन वो भी मैं कन्फर्म नहीं कहती वीक में 1 दिन आ गई, 2 दिन आ गई, इस तरीके से हो सकता है। कि मैंने साथ में नमल भी स्टार्ट किया हुआ है और साथ में दूसरा चैनल भी है, तो ये सारी अभी 2 एपिसोड्स का टाइम नहीं है। नूर रेहाब, ये नावल मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा, जब भी मूड सैड होता है तब पढ़ लेती हूँ। थैंक्स दोबारा रीड करने के लिए। वेलकम। कुछ इश्क में रंगे जुनून भी था की बात कर रही हैं? अच्छा। फैज़ मोहियुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम। आपकी पंजाबी मज़े की है बहुत, थैंक यू। रेयान, वालेकुम अस्सलाम। नाइस नावल, ज़बरदस्त, थैंक यू। सनान साई का क्या राज है जो वो एक फ़ोन पे उसके चेहरे का रंग ही बदल गया? ये तो हुण अगे जाके पता लगेगा। सनान साई दा राज ते हाले सानू भी नहीं पता लगा। समिया कैसर, ज़बरदस्त, थैंक यू। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सॉरी यार, इतने दिन से कमेंट नहीं कर पाई। क्या है ना कि मेरे बड़े पापा और बड़ी मामा ने हज के लिए जाना था, इसलिए गांव में सब ने मिलने भी जाना था। अच्छा, अल्लाह पाक उनका हज कबूल फरमाए। कोई बात नहीं, दुआओं में याद रखिएगा, उनको भी बोलिएगा दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक हमें भी जाने की तौफीक अता फरमाए। उसी तैयारी में लगे थे, फाइनली पहुंच के सब, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। आपको पता है जुनी और उसके दुख। हाँ, आप भी बहुत दुखी हैं और यहाँ नेटवर्क इशू भी हो जाता है, इसलिए कमेंट नहीं कर पाई। सुन तो लिया था बट कमेंट आज कर रही हूँ। आप नाराज़ ना हुआ करें। नावल बहुत ही मज़े का है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर, थैंक यू। ये नूर का कैरेक्टर बहुत पसंद है मुझे, लेकिन समरा बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी मुझे, और है ही डैड। और दारम साईं उर्फ बेशरम साईं भी बहुत अच्छा है। नूर हवेली भी आ गई। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अल्लाह हाफिज़। आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। माहीन खान, मेरे को भी बड़ी जहर लगती है ऐसी बातों से मामा। मैनू आप बड़ी जहर लगी सी। एमन अरशद, सो गुड, थैंक यू। जवेरिया अहमद, मी आफ्टर रीडिंग द हीरोइन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? बस ये भी दुनिया तो आ ही जाते किसी ना किसी पासों साडा दिमाग दी चोला हिलाने वास्ते। वो उस वाले की बात करी ना, मारिज की हीरोइन की, जुमर नईम का नावल है जो पता नहीं नाम नहीं अब याद आ रहा मुझे। तो खैर, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा।
कैसी लगी एपिसोड अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।